गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछली क्लास में हमने सीखा किस तरीके से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड करंट ईयर बैलेंस शीट। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे किस तरीके से हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड करंट ईयर बैलेंस शीट। फॉर दिस वेरी पर्पज we have taken an illustration from the textbook of T.S. Grewal, and the question which is referred here is illustration 36, जो कि आपको पहले भी कम्युनिकेट किया था मैंने। तो illustration 36 लिया है मैंने आपकी बुक से। तो पहले उसको एक बार जल्दी से रिव्यू करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। मैं रीड आउट कर रहा हूँ, देखिए एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ चंडीगढ़ Bowling Club for the year ending 31st March 2019. Receipts and payment account. Receipts to balance brought down, cash in hand, cash at bank, subscription, general donation. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इस इन्फॉर्मेशन प्लस जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर जो जो वर्किंग नोट्स हम बना सकते हैं वो जल्दी से बना डालें। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम, एक तो सब्सक्रिप्शन हमें दिख रहा है, दूसरा एक मेडिसिन को लेके दिख रहा है और एक तीसरा इक्विपमेंट और बिल्डिंग को लेके दिख रहा है। और इससे भी पहले हम एक काम करेंगे वो है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें से उनको प्रॉपर साइट पर दिखा देंगे। तो हमें दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट कॉलम में दिख रही है हमें 1 अप्रैल 2018 पे, ये सब इन्फॉर्मेशन किससे बिलोंग करती हैं? प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से। तो हमने प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाई और ये सब इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर साइट पे दिखा दिया। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस लायबिलिटी साइट पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए एक इन्फॉर्मेशन है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये है क्रेडिटर्स। तो ध्यान रखना है क्रेडिटर्स की जगह उन्होंने स्टेटमेंट क्या यूज़ कर लिया? अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। तो आप इसकी जगह क्रेडिटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल जो वर्ड यूज़ किया हमने उसको एज इट इज ले लिया है, तो हमने भी इसको बैलेंस शीट में ऐसे ही लिखा है। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन मैंने मेंशन कर दिया, आप चाहें तो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर भी लिख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पर सब चीज़ों को प्रॉपरली प्लेस कर दिया जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल थी। इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यहाँ दिखाई हैं, वो हम आगे के क्वेश्चन में रिव्यू कर लेंगे। जैसे हम सब्सक्रिप्शन दिखा चुके हैं वहाँ से देख के, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिखा दिया हमने, बिल्डिंग की वैल्यू हमें गिवन थी, इक्विपमेंट की वैल्यू हमें गिवन थी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन था और सब्सक्रिप्शन गिवन था। इसके अलावा दो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, एक 7% इन्वेस्टमेंट और एक कैश इन हैंड। ये हम अभी आगे जाके स्टडी करेंगे। और एक और चीज़ बच गई है वो है कैपिटल फंड। तीन चीज़ें बच गई हैं, एक कैपिटल फंड और दूसरा 7% इन्वेस्टमेंट और एक कैश इन हैंड। अब हम आगे की व्यू के लिए हम बाकी के बचे हुए वर्किंग नोट्स बनाते हैं। तो पहला वर्किंग नोट्स मैं मान रहा हूँ कि आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, जो कि है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। अब इसके बाद बारी आती है हमारी आगे के वर्किंग नोट्स को बनाने की। तो जरा जल्दी से रिव्यू करते हैं उसको हम कि हमें वर्किंग नोट्स में हमें और क्या क्या चाहिए। तो पहला सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम पहले भी ये स्टडी कर चुके हैं, तो मैं जरा जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आप ये मैनेज खुद कर सकते हैं अपने लेवल पर। तो सबसे पहले हमें टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ था करंट ईयर में, हम ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड से हमने पिक कर लिया। वहाँ पर ये गिवन है 5 लाख, वो ले लिया है। इसके अलावा आपको ये वैल्यू गिवन थी कि सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था, वो था 5000 रुपीज़। तो हमने वही 5000 को यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। तो ये 5000 रुपीज़ आपने यहाँ पर एज इट इज़ ले लेना है। तो हमने 5000 लेस कर दिया। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, तो हमने माइनस कर दिया। सिमिलरली जो सब्सक्रिप्शन फ्यूचर ईयर से बिलोंग करता है, ये भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, ये भी हमने यहाँ से माइनस कर दिया। जो करंट ईयर में मिला फ्यूचर के लिए मेंशन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों चीज़ें ही हमने माइनस कर दी। इसके अलावा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो हमने यहाँ प्लस किया। देखो ये इस बार बैलेंसिंग अमाउंट नहीं है, इस बार ध्यान रखना, ये गिवन था क्वेश्चन में, हमने डायरेक्टली लिखना है इसलिए 10,000। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था ये भी हमें गिवन है, तो ये दोनों चीज़ें भी प्लस कर दी। यानी चारों इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल थी, हमने चारों चीज़ें प्लस करके सब्सक्रिप्शन का ये अमाउंट जो 510 था ये कैलकुलेट कर लिया। एक बार दोबारा से, सब्सक्रिप्शन मिला कितना था? 5 लाख। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और फ्यूचर के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिला दोनों डिडक्ट कर दिए, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था 10,000, दोनों ही चीज़ों को ऐड करके हमने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल लिया। तो ये हमारा पहला और ये सेकंड वर्किंग नोट्स ओवर हो गया। इससे पहले वर्किंग नोट्स में हमने क्या बनाया था? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। सेकेंड वर्किंग नोट्स कौन सा हो गया? सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अब आती है थर्ड वर्किंग नोट्स की, वो है कंजम्पशन। तो ये जो फॉर्मेट है ये हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो मैं एक बार फिर भी रिव्यू कराने के लिए बोल देता हूँ आपको क्या क्या गिवन है हमारे पास। कंजम्पशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखना है, फिर उसमें पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करना है, क्रेडिटर्स जो एंड में थे वो ऐड करने हैं, क्रेडिटर्स जो बिगिनिंग में थे वो माइनस करने हैं, एडवांस पेमेंट जो प्रीवियस ईयर की थी वो प्लस करनी है, और एडवांस पेमेंट जो करंट ईयर की है वो माइनस करनी है, और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ऐसा तब करना है जब आपको
परचेजेस गिवन नहीं है। यदि आपको परचेजेस गिवन होती तो आपने ध्यान रखना है कि आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में डायरेक्टली इन सभी चीज़ों के प्लेस पर यहाँ तक आपने केवल ऐड परचेजेस करना था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में जस्ट ऐड करना है परचेजेस। बेसिकली ये 5 थिंग्स जो आपको बीच में दिख रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये टोटल परचेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? टोटल परचेजेस। यदि आपको परचेजेस गिवन नहीं है तो उस केस में आप ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, अदरवाइज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो हमने लिख दिया। आप देख रहे हैं 2 चीज़ें इसमें गिवन नहीं थी तो मैंने इसको ब्लैंक रखा है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए आपको ब्लैंक रखा है कि आपको आइडिया रहे कि फॉर्मेट में है क्या क्या, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कोई चीज़ फ्यूचर में जब हम ये अप्लाई कर रहे हो तो मिस ना हो जाए। तो हमारा पर्पज था जो निकालने का वो निकाल लिया हमने। क्या फाइनली निकला यहाँ से? वो कंजम्पशन निकली जो हमने फाइनली बाद में कहाँ दिखानी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पर। तो हमने ये कंजम्पशन को फाइंड आउट कर लिया जो कि कितनी निकली है? 2,40,000। तो हमने अब थर्ड वर्किंग नोट्स भी कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट था हमारा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, सेकंड सब्सक्रिप्शन और थर्ड कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। अब अपने हम फोर्थ वर्किंग नोट्स की तरफ जाते हैं। ये पिछले वाले एग्जाम्पल जो हमने लिया था बिल्कुल वहीं से लिया गया है। इक्विपमेंट हमारे लिए एक एसेट है, तो एसेट की वैल्यू के ऊपर हमें पता है एसेट डेप्रिशिएबल होता है, तो हमें यहाँ पे डेप्रिशिएशन या तो गिवन होगी या फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें ओपनिंग वैल्यू 2,10,000 गिवन थी जो हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखाया था। आप नोटिस कर लेंगे वहाँ पर ये हमें एडजस्टमेंट्स में भी गिवन है। देखिए ये रहा 2,10,000 हमने वहां से ही ले ली और हमें क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन है, दिख रहा है आपको 3 लाख। इस बातों को ध्यान रखते हुए हमने ये इक्विपमेंट के ऊपर वर्किंग नोट्स बनाया। हमने 2,10,000 यहाँ लिख दिया, फिर हमने उसमें क्या प्लस करना है? ऐड परचेजेस, और क्या माइनस करना है? लेस सोल्ड। और सोल्ड करते समय भी हमने उसकी कॉस्ट वैल्यू माइनस करनी है। इससे क्या निकल आएगा? बैलेंस निकल आएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू 2,10,000 गिवन है। अभी हमने परचेजेस के बारे में हमें नॉलेज नहीं है और सोल्ड के बारे में भी नॉलेज नहीं है। हम केवल एक फॉर्मेट बना रहे हैं, इसको बाद में इस वर्किंग नोट्स को हम अंडर प्रोसेस रखेंगे और बाद में कंप्लीट करेंगे जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। और बैलेंस के ऊपर फिर हमें क्या करना होता है? लेस डेप्रिशिएशन, और इसको भी ब्लैंक रखना है। यानी फिलहाल आपको किस चीज को फिल करना है? केवल ओपनिंग वैल्यू को और क्लोजिंग वैल्यू को, क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल है दोनों चीजें। तो 210 और 3 लाख मैंने मान लिया आपको गिवन था, आपने लिख दिया। सिमिलरली बिल्डिंग में भी आपने ओपनिंग वैल्यू को और क्लोजिंग वैल्यू जो आपको गिवन है वो आपने वहां से देख के लिख दी, जो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ से। बाकी की इन्फॉर्मेशन क्योंकि गिवन नहीं है वो हमने अंडर प्रोसेस जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वहां से लिए हैं, तो हम जब उसको स्टडी करेंगे तो वहां से इसको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 380 भी लिख दिया। इसके बाद हम आते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे। अब ये 6th जो वर्किंग नोट्स है उसको हमने होल्ड पे रखा पूरा का पूरा। सीधा आते हैं पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको जो गिवन है उसके बेसिस पर बनाना क्या है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपको मालूम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते कैसे हैं हम केवल इसमें से पिक करेंगे उन चीज़ों को जो रेवेन्यू रिसीट्स है और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। तो हमें मालूम है इसमें से रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी और पेमेंट्स कौन सी है। तो पहले मैं जल्दी से एक को क्लासीफाई कर देता हूँ जिससे कि हम सीधा वहाँ पर ट्रांसफर हो जाए आंसर में। तो मेडिसिन के लिए कंजम्पशन निकाल चुके हैं। आपको यहाँ पर एक मेडिसिन सोर्स दिख रही है जो पोलियो के लिए मिली है। किसके लिए? पोलियो। तो ये ध्यान रखना है ये पोलियो के लिए मिले हैं, मेडिसिन पे खर्चे हुए हैं, तो ये पोलियो के रिसीट्स यदि कोई स्पेसिफिक हुए होंगे तो उसमें से ही माइनस किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी इसको होल्ड पे रखा। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ये एज इट इज जाएगा क्योंकि ये खर्चा है। सिमिलरली सैलरी भी खर्चा है, ये भी चले जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी खर्चा है, ये भी चला जाएगा। इक्विपमेंट हमें दिख रहा है पेमेंट साइड पे दिख गया। पेमेंट साइड पे इक्विपमेंट होने का मतलब ये है कि हमने परचेज किया है। तो हमने जो वर्किंग नोट्स होल्ड पे छोड़ा था आपको याद होगा, अब वहीं पर आते हैं सीधा और सीधा इक्विपमेंट की परचेजेस उसमें जोड़ देते हैं। तो आप नोटिस करेंगे वहां से मैंने परचेजेस यहाँ पर जोड़ दी, ठीक है ना। अब आपके पास परचेजेस है, परचेज जोड़ दिया, वापस उसी क्वेश्चन में पहुंच जाइए क्योंकि परचेज की वैल्यू हमें मालूम चल गई, हमने दिखा दी। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने के बाद क्या करना है आपने? देखिए इक्विपमेंट दिखा दिया, चैरिटी शो एक्सपेंसेस है, ये हमारे लिए खर्चा है, ये हम दिखा देंगे। यदि चैरिटी शो फंड होगा तो हमें ध्यान रखना है कि फंड ट्रीटमेंट जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे। फिलहाल क्या क्या दिखा चुके हैं? ऑनरेरियम टू डॉक्टर दिखा चुके हैं, सैलरीज दिखा दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिखा दिया। इक्विपमेंट के बारे में हमने कुछ नहीं किया, ना ही मेडिसिन जो पोलियो के लिए मिली है उसके लिए कुछ किया। अब रिसीट साइड पर आते हैं। रिसीट साइड पर हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिख रहा है, ये आपको बिगिनिंग में दिख रहा है, इसका मतलब इसका बैलेंस प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाएगा। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में आ जाइए और वहां पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों को दिखाना है। यहाँ पर कैश इन हैंड तो लिख दिया बाय मिस्टेक, एक कैश एट बैंक मिस हो गया है, वो आपने ध्यान रखना है, अपने आप से इसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। इसमें मिस हो चुका है तो आपने ध्यान रखना है, उसको मेंशन कर देंगे। यहाँ पे दिख गया, विजिबल हो गया आपको, कैश इन हैंड कैश एट बैंक आ गया यहाँ पर। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक को दिखा दिया। अभी भी एक चीज मिसिंग है, वो है 7% इन्वेस्टमेंट, इसके लिए वर्किंग नोट्स बचा हुआ है, अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। ओके,
तो हमने जो रिसीट साइड से थी कैश इन हैंड कैश एट बैंक को दिखा दिया। अब आपको ऐसा ही क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा है कैश इन हैंड कैश एट बैंक का, इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कहाँ पे है हमारे पास अवेलेबल। हमने यहाँ पर भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को दिखा दिया। तो आपने साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट। तो हमने ये सारा चीज़ें जो चीज़ें जहाँ पर जो आ रही हैं अकॉर्डिंगली उन्हें उसी साइड पर एकदम पोस्ट करना है जिससे वो मिस ना हो जाए। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी दिखा दिया है करंट ईयर में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन पे ही आ गया वापस में। तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट्स में कर ली है। अब सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन वहां से जो निकली है वो आप सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। तो हमने यहाँ दिखा भी दिए, देखिए यहाँ मेंशन भी कर दिया वर्किंग नोट्स नंबर 2, वहां से हमने 5,10,000 निकाली थी, हमने दिखा दी। तो सब्सक्रिप्शन दिखा चुके हैं। यहाँ पर आप देखें क्या क्या चीजें दिखा चुके हैं। मेडिसिन कंज्यूम दिखा चुके होंगे, वर्किंग नोट से निकाला था। उसके अलावा ऑनरेरियम दिखा चुके हैं, सैलरी दिखा चुके हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिखा चुके हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था डोनेशन यदि आपके पास जनरल डोनेशन है तो आप उसको दिखा देंगे एज इट इज। यदि डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी तो वो एक कैपिटल रिसीट होती है, उसको यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसके बारे में बात करते हैं अभी। और एक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट और चैरिटी शो प्रोसीड्स, आपको यहाँ पर चैरिटी शो प्रोसीड्स दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे ही चैरिटी शो एक्सपेंसेस भी आपको गिवन है इसके अंदर। क्या गिवन है? चैरिटी शो एक्सपेंसेस। देखिए कहां पर है, क्वेश्चन के अंदर ही होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे चैरिटी शो एक्सपेंसेस की। चैरिटी शो एक्सपेंसेस आपने यहाँ दिखा दिया, दिख रहा है आपको एक्सपेंडिचर में। और ऐसे ही चैरिटी शो प्रोसीड्स को आपने यहाँ दिखाया है। हम चाहते तो चैरिटी शो प्रोसीड्स में से चैरिटी शो एक्सपेंसेस को भी डिडक्ट करके फाइनली अमाउंट वो जिस साइड बच रहा था उस साइड दिखा सकते थे। यदि प्रोसीड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम उसे इनकम साइड में दिखा सकते हैं। सिमिलरली एक्सपेंडिचर साइड का टोटल एक्सपेंडिचर यदि चैरिटी शो के एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हम उसे एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं। या हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड पर और प्रोसीड्स को इनकम साइड पर। दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। बट एक बात का ध्यान रखना है, यदि यही चैरिटी शो प्रोसीड्स की जगह पर लिखा होता है चैरिटी शो फंड, तो उस केस में ये पैसे इनकम साइड पे नहीं दिखाते, क्योंकि फंड ट्रीटमेंट हमें मालूम है क्या करते हैं फंड के लिए, हम इसको कैपिटल रिसीट मान के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ले जाते हैं। तो आप एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कौन सी चीज कहाँ लेके गए। आप दोबारा देखिए, पहले इनकम साइड को देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हमने कहाँ दिखाई, इनकम पर, जो हमने कैलकुलेट की थी। हमारे पास डोनेशन, दो तरीके की डोनेशन गिवन थी, एक जनरल डोनेशन दिख रहा है आपको, और एक थी डोनेशन जो हमें किसके लिए मिली थी, हमें डोनेशन मिली थी एक किसके लिए, नॉर्मल कामों के लिए, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, बट वो स्पेसिफिक कामों के लिए मिलेगी तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। जनरल डोनेशन मिल रही है तो कहाँ जा रही है, वो इनकम साइड पर। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जनरल डोनेशन को हमने इनकम कंसिडर करना है और उसको इनकम साइड पे दिखाना है। और यदि कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो उसको या तो उस फंड में ऐड कर देंगे यदि फंड अवेलेबल है, यदि फंड अवेलेबल नहीं है तो उसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। जैसे आपको यहाँ पर डोनेशन किसके लिए मिली है, मेडिकल कैंप के लिए मिली थी, दिख रहा होगा आपको। तो डोनेशन को, मेडिकल कैंप के लिए जो डोनेशन मिली है, हमने क्या किया, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। इसके बाद चैरिटी शो प्रोसीड्स थी, वो उसको यहाँ दिखा दिया और इनकम को यहाँ दिखा दिया। अगेन ऑनरेरियम था, वो नॉर्मल खर्चा है, वो यहाँ दिखा दिया, सैलरी दिखा दी, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिखा दिए, चैरिटी शो एक्सपेंसेस दिखा दिए। उसके अलावा लायबिलिटी साइड पर हम ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पहले जैसे बताया था पिछले एग्जाम्पल में हमने किया, बिल्कुल वैसे ही दिखाया। क्रेडिटर फॉर सप्लायर और स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिखा दिया। इक्विपमेंट और बिल्डिंग के बारे में बात अभी हम करेंगे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिखा दिया। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने बात करनी है, वो भी बात कर लेंगे। अब बचा केवल एक ये और पोलियो इरेडिकेशन फंड। तो आपको एक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिख रही है, मैं क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, किस चीज के लिए, पोलियो इरेडिकेशन। ये पैसे केवल पोलियो इरेडिकेशन पर्पस के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। तो एक ये स्पेसिफिक फंड हो गया बेसिकली। तो ये ग्रांट एक नॉर्मल ग्रांट नहीं है। यदि एक नॉर्मल ग्रांट होती तो इसको हम इनकम कंसिडर कर लेते। ये ग्रांट किसके लिए है, पोलियो इरेडिकेशन। और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर हमने कुछ खर्चे भी किए हैं पोलियो इरेडिकेशन के लिए, ये मेडिसिन के ऊपर। तो इसको मैंने अभी होल्ड पे रखा था, आपको बोला था। तो आपने क्या करना है, इस फंड में से ये खर्चे को कवर अप करना है। तो हमने क्या करना है, यही गवर्नमेंट ग्रांट का नाम हमने अपने आंसर में क्या कर दिया, मेडिकल ये पोलियो इरेडिकेशन फंड के नाम से दिखा दिया। या आप चाहते हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन, या आप डायरेक्टली इसका नाम चेंज कर ले सकते हैं, पोलियो इरेडिकेशन फंड। तो हमने मेंशन कर दिया। और जो मेडिसिन का खर्चा हमने पोलियो पे किया था वो इसमें से डक करके 20,000 हमने दिखा दिया कि अभी भी 20,000 हमारे पास ये पैसे पड़े हुए हैं और इसका पर्पस अगेन क्या होगा, पोलियो इरेडिकेशन के लिए ही यूज किया जाएगा। अब मैं अपने लास्ट वर्किंग नोट्स के जो बचे हुए थे होल्ड पे रखा था, हमने उस पे आते हैं लेके, जो कि क्या था, इक्विपमेंट
और इक्विपमेंट और बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। तो पहले इक्विपमेंट को क्लोज करते हैं। ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं 2 लाख का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, हमने 150 का परचेज कर लिया, हमारे पास 360 का बच गया। और आखिरी में आपको बैलेंस ऑलरेडी गिवन भी है कि आपके पास 3 लाख का बैलेंस अवेलेबल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्विपमेंट का बैलेंस 3 लाख गिवन है और बिल्डिंग का 380। तो हमने इन दोनों बैलेंसेस को ध्यान रखते हुए ये वर्किंग नोट्स बनाया। तो आपको दिख रहा है 3 लाख मैंने यहाँ दिखा दिया और ऐसे ही 380 यहाँ दिखा दिया। वापस आता हूँ, पहले इक्विपमेंट पे ओपनिंग बैलेंस दिखाया, एड परचेजेस दिखा दिया हमने क्या क्या किया। उसके बाद क्योंकि सोल्ड वैल्यू कोई है ही नहीं तो नहीं करा और बैलेंस निकला है कितना 210 प्लस 150 इज 360। अब हमारे पास क्योंकि 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस है तो हमने यहाँ से निकालना क्या है, हमने यहाँ से निकाला कि हमारे पास कितनी डेप्रीशिएशन लगी, क्योंकि यदि बैलेंस आपका बचता है 360 जबकि एक्चुअली में 3 लाख है तो ये 360 से 3 लाख कैसे हो गया अपने आप, या तो सोल्ड हुआ होगा, बट सोल्ड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम इसको तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो बचा क्या बेसिकली, यदि किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो 2 ही वजह से हो सकती है, या तो बेचा गया होगा या फिर डेप्रीशिएशन लगा होगा। सोल्ड हमें गिवन नहीं है, यदि गिवन होता तो वो रिसीट साइड पे होता, क्योंकि एसेट्स बेचते हैं तो पैसे आते हैं तो वो रिसीट्स में अवेलेबल होना चाहिए था, बट नहीं है। तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो 60,000 जो ये 360 से 3 लाख वैल्यू पहुंच गई है, इट इज बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन ओनली। तो यहाँ से हमने डेप्रीशिएशन निकाल दी। सिमिलरली बिल्डिंग के अंदर भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, परचेज हमें कोई गिवन नहीं है, ऐसे ही सोल्ड कोई गिवन नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस 4 लाख ही बचना चाहिए था, जबकि हमें जो बैलेंस गिवन है वो ये दिखा रहा है 380 बचा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ ओनली डेप्रीशिएशन। तो यहाँ से भी हमने क्या निकाल लिया, बैलेंसिंग अमाउंट जो निकलेगा वो क्या होगा, किसकी बैलेंस निकल आई है, ये अगेन डेप्रीशिएशन निकाली। तो हमने 2 डेप्रीशिएशन वैल्यू निकालनी है और ये दोनों डेप्रीशिएशन कहाँ जाएंगी, एक्सपेंडिचर साइड पर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डेप्रीशिएशन और इक्विपमेंट और बिल्डिंग, यहाँ वर्किंग नोट्स नंबर 4 और 5 मेंशन भी किया है हमने। तो ये 60,000 इक्विपमेंट पे डेप्शन लगी और 20,000 बिल्डिंग के ऊपर। अब हम वापस से लास्ट उस पे आते हैं, उसके लिए अगेन मुझे पहले क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर आपको एक चीज गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये इनकम है तो इनकम साइड पे जानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम इसको इनकम साइड पे 70,000 दिखाएंगे, ये हमने दिखा दिया देखो यहाँ पर। बट फिर हमने इसको वर्किंग नोट्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही है, वो है कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। किस पे मिला है इंटरेस्ट, ये देखिए एक बार दोबारा से, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बट हमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप देख रहे हैं कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एडजस्टमेंट है बेसिकली, बट ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। इसको क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब मुझे ये तो मालूम है कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट रेट क्या है 7%, और हमें ये भी मालूम है इंटरेस्ट मिला कितना 70,000, बट हमें ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टमेंट थी कितनी। तो हम क्या यहाँ पे करने क्या वाले हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही हमने वर्किंग नोट्स बनाया, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, x। कितनी मान ली, x। और यदि आप मुझे इसके ऊपर 7% इंटरेस्ट मिलेगा तो कैसे निकालें, x का 7% निकाल के। तो हमने x इंटू 7/100 कर दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट कितना है 70,000। तो यदि हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, x की वैल्यू निकल आई हमारी 10 लाख रुपीज। तो x निकल आया 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या है, ये 10 लाख है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी हमने इस एडजस्टमेंट से जो कि हिडन थी ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास पहले की कोई इन्वेस्टमेंट है तभी हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब इस इन्वेस्टमेंट का करेंगे क्या, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक असेट होता है तो इसको हम दोनों जगह लेके जाएंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में, जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर असेट साइड पर, यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 6 लिखा है हमने कि 10 लाख रुपए हमने वैल्यू निकाल ली है। और बाद में इसे करंट ईयर बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, यहाँ पर अगेन 6 नंबर वर्किंग नोट्स लिख दिया और 10 लाख यहाँ भी दिखा दिया। अब हमने जितनी भी एडजस्टमेंट थी उस सबको कंसिडर कर लिया है। अब इसके बाद हमारा काम केवल रह गया इनको क्लोज करने का। तो सबसे पहले जो आप क्लोज करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट को। आपने क्या करना है, राइट साइड का टोटल करना है और लेफ्ट साइड का टोटल उसमें से माइनस कर देना है। हमें मालूम है एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होता है, बट यहाँ पर हम उस कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऑनर नहीं है। तो क्या नाम देते हैं उसे हम, कैपिटल फंड। तो हमने बैलेंसिंग करके क्या निकाल लिया, कैपिटल फंड। कैसे निकाला, हमने असेट्स का टोटल किया, उसमें से लायबिलिटीज का टोटल 10 + 80 90 माइनस कर दिया। तो यानी 17,85,000 में से हमने 90,000 माइनस किया तो हमारा कैपिटल फंड निकल आया 1695। यही कैपिटल फंड का अमाउंट आप करंट ईयर बैलेंस शीट में यहाँ पर लेके जाएंगे और वहां मेंशन कर देंगे। दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर 16,95,000। तो ये बैलेंस कहाँ से निकला हमारे पास, हम यहाँ मेंशन चाहे तो कर भी सकते हैं इसको कि ये वर्किंग नोट्स नंबर 1 से निकला है।
कहाँ से? वर्किंग नोट्स नंबर 1 से। तो हमने ये बैलेंस निकाल भी लिया यहाँ पर 16,95,000। तो ये 1695 हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस निकला है, दिख रहा है आपको ये रहा। और उसमें हमने क्या करा, डोनेशन जो हमें मेडिकल नॉर्मल डोनेशन मिली थी वो हमने इसमें प्लस कर दी। और प्लस करने के बाद हम आते हैं सीधा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे टोटल कौन सी साइड एक्सीड कर रही है। यहाँ पे भी ऑलरेडी हम सब कुछ दिखा चुके हैं, तो हमने जल्दी से पहले इनकम और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना रफली और देखना है कौन सी साइड एक्सीड कर रही है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि टोटल जो एक्सीड कर रहा है वो लेफ्ट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल एक्सीड कर रहा है। तो हमने टोटल किया तो ये कितना आ गया 21,40,000। और हमने इस साइड का भी टोटल कर लिया और उसे माइनस करके पता लगाया तो हमारा डेफिसिट निकल आया 55,000। क्या निकल आया? डेफिसिट। और हमें मालूम है डेफिसिट होता है तो उसे हम कैपिटल फंड में माइनस करते हैं, और यदि यहाँ से एक्सपेंडिचर साइड से यदि कोई सरप्लस निकलता तो हम यहाँ पर उसे प्लस कर देते। फिलहाल डेफिसिट था तो हमने माइनस कर दिया। तो फाइनली हमारे पास जो कैपिटल फंड निकल आया वो कितना आ गया 1695। उसमें हमने डोनेशन के 1 लाख ऐड कर दिए और उसमें से डेफिसिट माइनस कर दिया। तो फाइनली क्या फिगर बची हमारे पास 17,40,000 रुपी। कितनी फिगर? 17,40,000। तो ये 17,40,000 आपका कैपिटल फंड का अमाउंट निकला है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पोलियो एरेडिकेशन फंड के बारे में, जो ग्रांट के फॉर्म में मिला था। उसमें से मेडिसिन जो हमने पैसे खर्च किए थे पोलियो पे वो माइनस करके फाइनल अमाउंट उसका निकाल लिया था। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब इसको फाइनलाइज करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया, यहाँ से डेफिसिट भी निकाल लिया, सब चीज़ों को यहाँ पोस्ट भी कर दिया। पोस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, ये चेक करना कि ये दोनों साइड टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने दोनों साइड को टैली करके देखा तो इस साइड का टोटल लेफ्ट साइड का और राइट साइड का टोटल मैच कर रहा है, यानी असेट्स का टोटल लायबिलिटीज से मैच कर रहा है, जो कि आ रहा है 18,85,000। तो बेसिकली मैं वापस से 1 मिनट में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल फॉर्म में दे रखी थी उसके बेसिस पर 3 काम किए। पहला, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाई। दूसरा, वर्किंग नोट्स बनाए। और तीसरा, उन वर्किंग नोट्स के बेसिस पर जो जो आइटम जहां जहां जाने चाहिए थे वहां वहां दिखा दिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाए। वर्किंग नोट्स में 2 काम करे। बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की बना ली और जिन जिन इन्फॉर्मेशन के हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उनके बेसिस पर जितना वर्किंग नोट्स बन सकता था वो बना लिया और उनको प्रॉपरली उनकी प्रॉपर साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट या करंट ईयर बैलेंस शीट में पोस्ट भी कर दिया। फिर उसके बाद हम वापस से गए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और वहां से कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को क्लासिफाई करते हुए और कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट्स को क्लासिफाई करते हुए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में या फिर वर्किंग नोट्स में लेके चले गए और अकॉर्डिंगली उन वर्किंग नोट्स को कंप्लीट करके उनकी पोस्टिंग फर्दर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में कर दी। और आपने देखा कि प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से हमने कैपिटल फंड निकाला और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमने डेफिसिट निकाला और फाइनली उस कैपिटल फंड को पोस्ट किया हमने बैलेंस शीट करंट ईयर में और उस डेफिसिट को उस कैपिटल फंड से डिडक्ट कर दिया और हमने देखा दोनों साइड का टोटल टैली हो गया। ये क्वेश्चन अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड थी, जितना भी हमने टॉपिक अभी तक कवर किए थे। सब्सक्रिप्शन भी इसमें कंसिडर हो गया, कंजम्पशन भी आया इसमें, फंड स्टेटमेंट भी आई इसमें। इसलिए हम सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एग्जाम्पल मैंने चुना कि आपके जितने भी टॉपिक्स प्रीवियसली हमने कंसिडर किए थे वो सब चीज़ों की रिविजन भी इसमें हो जाए। मैं ये होप भी कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा बेटर, क्योंकि वे है इसको समझने का बाय डूइंग आर सेल्फ ओनली। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे खुद ट्राई करेंगे और अगेन इस क्वेश्चन में या इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में फर्दर यदि कोई आपको क्वेरी है तो आप उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से और उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मैं फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं और इसमें मैं इससे आपको फॉलो करने के लिए बोलता हूं कि इसको आप फॉलो भी करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। और आगे भी ध्यान रखूंगा कि इस तरह की वीडियो आपके लिए आगे कंटिन्यू में रहती रहे और आप इसको प्रैक्टिस करें। बेसिकली इस चैप्टर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है बाय राइटिंग। खाली रीडिंग करने से काम नहीं बनेगा, तो इस क्वेश्चन को सामने रखेंगे आप प्रैक्टिस करने के लिए और फिर उसके बाद उसको अपने आप से स्टडी करेंगे। वीडियो देखने के बाद इसको आप अपने आप से सेल्फ ट्राई करिए और देखिए कि आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो आप उसको देख लीजिए, उसको वीडियो को एक बार और समझने को ट्राई करिए और देखिए कि आपको कहाँ पे ट्रबल आ रही है। यदि कोई ट्रबल आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर द डे, गुड डे, बाय।